हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। एलएलबी पांचवें सेमेस्टर में भूमि अधिनियम और भूमि से संबंधित नियमावली से बहुत गूढ़ और बहुत ही कह सकते हैं क्लिष्ट सवाल पूछे जाते हैं। आपसे उम्मीद है कि इन वीडियोस को देख करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो बहुत समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, अंत तक देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भूमि की संपत्ति का उद्भव किस आधार पर माना जाता है? तो भूमि पर संपत्ति का अधिकार का उत्पन्न होता है वो अध्यसनवाद पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सृष्टि के उद्भव के काफी समय बाद तक मानव जीवन में क्या नहीं था? तो मानव जीवन में उस समय तक स्थायित्व तो नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अध्यसनवाद का नियम किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो अध्यसनवाद का नियम हमारे बहुत प्राचीन दार्शनिक मनु के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो अध्यसनवाद में हम मनु को परिभाषित करने के लिए जानते हैं। व्यक्ति को भूमि पर कब्जा दिलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अध्यसनवाद के अनुसार व्यक्ति को जमीन पर कब्जा प्राप्त करने में सफलता मिली। मनु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का निम्नलिखित में किन विधि शास्त्रियों ने समर्थन किया है? तो रोमन विधि शास्त्रियों ने मनु के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक सिद्धांतों का समर्थन किया है। हिंदू शास्त्रों में राजा को भूमि की उपज को प्राप्त करने का कितना भाग प्राप्त होता था? तो राजा को भूमि में 1/6 छठवां भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता था। अगर इसे हम प्रतिशत में देखें तो ये लगभग 16% होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ये उपज का भाग राजा कर के रूप में जनता से लेता था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुस्लिम काल में सुल्तान को भूमि की उपज का कितना भाग प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था? तो मुस्लिम काल में तीसरा भाग यानी 1/3 33% कर के रूप में उपज का भाग लिया जा सकता था। भूमि के उपज में राज्य का भाग क्या कहलाता था? तो ये राज्य का भाग जो था भूमि की उपज में मालगुजारी के नाम से जाना जाता था, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। गांव की मालगुजारी को अदा करने का दायित्व कैसा होता था? क्या ये संयुक्त गांव पर होता था या एकल लोगों पर परिवार पर होता था या एकल व्यक्ति का होता था या इनमें से कोई नहीं? तो संयुक्त गांव पूरा गांव मिलकर के इसे चुकाता था, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। मुखिया का पद सामान्यतया कैसा होता था? तो प्रारंभ में मुखिया का पद वंशानुगत होता था। पिता के बाद उसका बड़ा बेटा इस सबसे बड़ा बेटा परिवार का कर्ता माना जाता था। मुस्लिम काल में भूमि पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? इसे हम खिरास के नाम से जानते हैं। अकबर के शासन काल में भूमि का बंदोबस्त का संबंध किसने किया? तो बीरबल अकबर के व्यक्तिगत सलाहकार थे। टोडरमल अकबर के आर्थिक वित्त मंत्री थे। मान सिंह सेना में थे और तानसेन संगीतज्ञ थे। तो इस तरीके से टोडरमल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। टोडरमल जो गजी प्रथा चलती थी वो टोडरमल के द्वारा चलाया हुआ था। उत्तर प्रदेश में भूमि पर अंग्रेजों का शासन स्थापित होने में लगभग कितना समय लगा? तो उत्तर प्रदेश की भूमि में अंग्रेजों का शासन लगभग 100 वर्षों में स्थापित हुआ। संयुक्त प्रांत का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत का गठन 1902 में किया गया था। 1788 में बनारस में अंग्रेज रेजिडेंट के रूप में कौन नियुक्त हुआ? तो दक्कन को अंग्रेज रेजिडेंट के रूप में बनारस के एरिया में नियुक्त किया गया। बनारस में 1788 से 1794 के तक दक्कन के पास कौन सा विभाग था? तो राजस्व विभाग दक्कन के पास बनारस में था। रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था का आधार होता है। तो रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था का आधार जो था वो भूमि बंदोबस्त था। एक बात याद रखेंगे कि अगर रैयत शब्द का क्या अर्थ है पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे रैयत का मतलब किसान होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में किस आधार पर मिलाया गया? तो अवध को कुप्रबंध माल एडमिनिस्ट्रेशन के आरोप के रूप में मिलाया गया। एक बात आपको याद रखनी है कि इसको यहाँ पर जो मिलाया गया है उसे सहायक संधि को तोड़ने के कारण हुआ और सहायक संधि की जो प्रतिपादन थी वो वेलेजली ने की थी, ये बात आपको याद रखनी है। यानी जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा दी गई थी, इस बात को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ने के पहले हम देखते हैं कि अवध की मालगुजारी
ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का गठन कब हुआ है? तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का गठन अंग्रेजों के शासनकाल में 1835 में किया गया है। अवध की तालुकेदारी व्यवस्था में आगरा प्रांत का गठन कब किया गया? तो आगरा प्रांत के गठन की तिथि में हम 1902 को रखते हैं, क्योंकि 1902 में आगरा प्रांत को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। भूमि के में लागू होने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? तो रेंट रिकवरी एक्ट पहली भूमि विधि थी, जिसे कि संपत्ति में राजस्व और किराए की वसूली के लिए बनाया गया था। यूपी काश्तकारी अधिनियम कब पास हुआ है? तो यूपी काश्तकारी अधिनियम पास होने की जो सन है वो 1939 है। पूरा विधि पहले वृक्ष काटने वाले खेत मानते थे, अब घायल करने वाले का मृग। यानी हम ये मानते थे कि जो वृक्ष काट लेता था खेत उसका हो जाता था, जो शिकार करता था शिकार यानी हिरन उसका हो जाता था। यह बात मृग मनु संहिता से लिया गया है। उत्तर प्रदेश जमींदारी प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए शुरुआत में 1 जुलाई 1932 में प्रयास किए गए। यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 को एक्ट को निरस्त करके मौसमी काश्तकार को जन्म दिया गया। ये किस तरीके के एक्ट को कंप्लीट किया गया? तो आगरा टेनेंसी एक्ट और अवध रेंट एक्ट, इन दोनों के माध्यम से जो हमारी टेनेंसी चलती थी उसको समाप्त करके आपका मौसमी काश्तकार नाम का एक जोतदार बनाया गया, और इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था विधेयक विधानसभा में कब पारित हुआ? तो यह विधेयक हमारा 7 जुलाई 1949 को विधानसभा में पारित किया गया। हिंदू काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो गांव हिंदू काल में शासन की सबसे छोटी इकाई थी। आगरा में भूमि विधि में लागू होने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? तो आगरा में अगर भूमि विधि में देखें तो रेंट रिकवरी एक्ट 1859 सबसे पहला एक्ट था। रेंट रिकवरी एक्ट 1859 में जोतदारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो इसमें जोतदारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 की विशेषता क्या है? इसमें नए काश्तकार वर्ग का उदय सही है, नजराना प्रतिबंधित था, सीट प्रतिषिद्ध करने का राइट दिया गया था, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को सही करेंगे। रेंट रिकवरी एक्ट 1859 में जोतदार कौन है? तो स्थायी जोतदार नहीं है, दखीलकार नहीं है, शहर मुय्यन काश्तकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं को हम टिक करेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस अधिनियम 1901 का नाम बदल के आगरा टेनेंसी एक्ट कब किया गया? तो इस अधिनियम का नाम बदल करके आगरा टेनेंसी एक्ट 1902 में किया गया, जब आगरा प्रांत का गठन हुआ। अवध रेंट संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? यह अधिनियम आपका 1921 में पारित किया गया है। आगरा टेनेंसी अधिनियम कब पारित हुआ है? तो आगरा टेनेंसी अधिनियम को पारित करने का समय 1926 था। यूपी काश्तकारी अधिनियम 1839 पारित किया गया है, किस बात के लिए? काश्तकारों की दशा सुधरे, अवध में और आगरा प्रांत में भूमि का एकीकरण हो, जमींदारी प्रथा समाप्त हो। ये तीनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन हेतु विधानसभा में प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, पारित किया गया? तो विधानसभा में यह प्रस्ताव हमारा 8 अगस्त 1946 को पारित किया गया। जमींदारी उन्मूलन समिति के विषयक सिद्धांत थे, यानी जो जमींदारी उन्मूलन समिति बनी थी उसमें क्या-क्या चीजें थी, उसके उद्देश्य क्या थे? तो जमींदारी को स्वीकार करना, उन्मूलन स्वीकार करना, और जमींदारों के अधिकारों और मुआवजे का निर्माण, जमींदारी उन्मूलन पर जोतदारों की व्यवस्था का मूल्य निर्धारण करना, नई योजना बनाना, ये सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया? तो इस अधिनियम को लागू करने की जो तिथि है वो 1 जुलाई 1952 है। निम्नलिखित में कौन सी बात जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की विशेषता नहीं थी? जमींदारी प्रथा की समाप्ति ये थी, मुआवजे की भुगतान की बात ये भी थी, भूमि को लगान पे उठाने का अधिकार ये नहीं था।
ये नहीं था। इसी कारण हम इसी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सीधे कहा गया था कि टिलर ऑफ द लैंड विल बी द ओनर ऑफ लैंड, और इसलिए भूमि को लगान पे अब किराए पे उठाने का कार्य नहीं किया जा सकता था। जमींदारी को समाप्त कर जमींदारों को मुआवजा दिया गया। कितना मुआवजा दिया गया था? तो उनकी शुद्ध आय के 8 गुने के बराबर उनको मुआवजा देने की बात कही गई थी। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत जोतदारी व्यवस्था में कितने पहले जोतदार थे? तो जमींदारी उन्मूलन से पहले 14 किस्म के जोतदार भूमि सुधार में काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार उन्मूलन और पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था की गई थी, किस तरीके से की गई थी? ये व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई थी जिनको 10,000 रुपए से ज्यादा की मालगुजारी अनुक्रमिक दर से भुगतान करने का प्राप्त होता। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे।